फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट हो गया है और अब हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो अभी जितने भी दिन हमारे पास बाकी हैं इन सब में हम एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन भी करेंगे ताकि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो सारी यूनिट्स है कंप्लीट हो गई है। आपको पता है कि यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स थी और वो 10 यूनिट्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है। तो अब हम कुछ टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे और नेक्स्ट क्लास भी हमारी एमसीक्यूज़ की रहेगी। 2-3 दिन अभी एमसीक्यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनटीए के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। लाइव क्लासेस का भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करवाए जाए। तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। अभी तो फ़िलहाल यूनिट वाइज ही चल रहे थे हम लोग। अब ये एमसीक्यू सीरीज ओवरऑल है, ठीक है, तो वो हम करेंगे आज और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। क्योंकि हमने जो लास्ट वाली हमारी यूनिट है, यूनिट 10 हो गई, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, इन सब यूनिट्स के हम लोगों ने एमसीक्यूज़ नहीं किए थे उस टाइम जिस टाइम में मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। ठीक है, तो अभी हम जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं इस मंथ के, उतने दिनों में हम उनके एमसीक्यूज़ कर लेंगे ताकि आपको जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं हम। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर लिखिए फिलर फॉर्म और आपके सामने इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे विद आंसर्स एंड 100+ एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो 100% ऑफ है, सो आप वहाँ पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा मई 30। यस दोस्तों, यूजीसी नेट 2022 फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मई 30 से स्टार्ट हो जाएंगे। 4 बजे मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट पे ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये कब शुरू होगा? 30 मई से ये शुरू हो जाएगा और आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। सो आप पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अब देखिए गिव वे भी आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को मिला होगा, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहे होंगे, उनको भी मिला होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर अब मॉक टेस्ट आ गया, प्रैक्टिस टाइम आ गया है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एक नया बैच भी जो है स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट पेपर का, फ्री क्लास जिसमें होगी वो भी 30 मई से शुरू होगी। तो 11 बजे की जो क्लास होगी, 11 AM की, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो 11 AM की क्लास, 11 बजे आपको 50 MCQs की क्लास होगी जिसको आपको अटेंड करना है। तो आपका काफ़ी पोर्शन क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 बजे की क्लास होगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास होगी 2 बजे। सो आपको वो अटेंड करनी है। उसके बाद देखिए 7 बजे आपको फास्ट रिवीजन आपको 7 बजे मिलेगी। उसके बाद 9 बजे, रात के 9 बजे आपको मैथ्स की क्लास जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे 30 मई से जो है आपको ये सारा का सारा जो है मटेरियल मिलेगा। सो आप 11 बजे, 2 बजे, 7 बजे और 9 बजे आराम से इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यही प्रैक्टिस टाइम है दोस्तों और इस समय हमें स्मार्ट वर्क करना है। और देखिए यहाँ पर कितना कुछ मिल रहा है। तो अगर स्पीड JRF चाहिए, आपको स्पीड बढ़ानी है, तो 11 AM वाली क्लास को अटेंड करें जिसमें आपको 60 मिनट में 50 MCQ सीरीज मिलेंगे, जो कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको। 60 मिनट मतलब 1 आवर में आपको देखो 50 MCQs मिलेंगे मई 30 से।
साथ ही साथ रात को देखिए, रात को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे 7 बजे, तो आप लोगों को 7 बजे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं विद एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है स्टूडेंट, हिंदी के टॉप एमसीक्यू सीरीज चल रही है और हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सभी के सभी अब स्टार्ट हो जाइए, सबका ध्यान अब इसमें होना चाहिए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन करेंगे हम। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे का नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। तो यह पंक्तियां किसने कही है? नागेंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या गणपति चंद्र जी ने। तो बताइए क्या आंसर है आपका। बताइए। यस, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। यस, तो यहाँ पर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो सबका आंसर ज़्यादातर सही है, ऑलमोस्ट रामचंद्र शुक्ल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। कथन किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, बच्चन का, या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? हरिवंश राय बच्चन या राम स्वरूप चतुर्वेदी का, किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो देश भाषा में लिखी पहली रचना भी विद्यापति की पदावली थी और अंत में जो पहले कवि विद्यापति ही थे, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखेंगे सभी। असंगत बताना है हमने कि असंगत क्या है इसमें। तो असंगत दे रखा है यहाँ पे, पहला चरवाहे 1942 में, स्वर्ग की झलक 1938 में, लक्ष्मी का स्वागत 1940 में, और अंधी गली 1956 में। तो इसमें से असंगत बताना है, 3 करेक्ट होंगे, 1 गलत होगा। जो गलत है वो बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत 1940 इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगला है चौथा। चौथे में है, संत ज्ञानदेव किसके समय में थे? तो संत ज्ञानदेव किसके समय में थे? सिकंदर लोदी के टाइम पर, अलाउद्दीन के टाइम पर, नामदेव के टाइम पर, या मोहम्मद शाह के टाइम पर? तो इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन। तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, जिनका अलाउद्दीन आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदई को ही कहा जाता है। किसने कहा ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन ने, मिश्र बंधु ने, या विश्वनाथ प्रसाद ने? बताइए बताइए सभी आंसर।
आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए सभी के सभी, ताकि आप लोगों को पता चले कि इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अभी आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, आपको कितनी नॉलेज है। अगले जो प्रश्न होंगे वो मैं ऐसा करूंगी, आप लोग पढ़कर बैठना, ठीक है। अगले जो प्रश्न होंगे हमारे, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो हम निबंध के ऊपर करेंगे। तो जो मैंने आपको निबंध करवाए थे, यूनिट हमारी 9th यूनिट, यस, हमारी यूनिट जो 9th है निबंध वाली, उस यूनिट को आप लोग पढ़कर बैठेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही, एमसीक्यूज ही यहाँ पर मैं पूछूंगी आप लोगों से। सो प्रिपेयर होकर बैठेंगे सभी के सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है मिश्र बंधु, ठीक है। तो जिनका आंसर मिश्र बंधु है बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी के वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदई को ही कहा जाता है, मिश्र बंधु ने ऐसा कहा। छठा प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं? बाल कृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, हंस। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी प्रदीप। तो जिनका आंसर हिंदी प्रदीप है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निबंध आत्मा की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? मोंटेन ने, जॉनसन ने, स्टील ने, एडिसन ने। ये वाला प्रश्न तो आता होगा सभी को, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, रिपीट हो गया है ये हमारे एमसीक्यू सीरीज में, मैंने पहले भी करवाया है। यही तो फायदा होता है, जो प्रश्न आपको कराती ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी रिपीट हो सकता है, क्या पता एग्जाम में रिपीटेशन हो जाए। तो इसका आंसर है मोंटेन। 8वां प्रश्न है हमारे पास, स्थापना और तर्क, ठीक है। तो क्या है स्थापना में? ए में दे रखा है, बिंब का सबसे निकटवर्ती शब्द प्रतीक है, और तर्क में रीजन बता रखा है, क्योंकि जो प्रत्येक प्रतीक है अपने मूल में बिंब होता है। तो ये दोनों दिया हुआ है, ए और आर, असेशन दे रखा है और साथ में रीजन बता रखा है आपको कि इस रीजन की वजह से है। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन है ए सही है आर गलत है, और चौथा है कि आर सही है ए गलत है। तो आप बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए आर दोनों सही है। मतलब यहाँ पर ए जो असेशन दे रखा था कि बिंब का सबसे निकटवर्ती शब्द प्रतीत होता है, ठीक है, और यहाँ पर तर्क में दिया क्योंकि प्रत्येक जो प्रतीक होते हैं वो अपने मूल में बिंब होता है, ठीक है। कोई भी प्रतीक होता है वो भी मूल में बिंब होता है। कैसे बिंब होता है? मैंने आपको बिंब भी करा रखा है, प्रतीक भी करा रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम प्रतीक के द्वारा जो है बताने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बिंब तो बनता ही है, एक छवि हमारे सामने उभरती ही है उस चीज़ की, ठीक है। हालांकि हमने जब पढ़ाया था आपको काव्य शास्त्र में, तब बताया था कि प्रतीक में और बिंब में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अंतर होता है ना, पर वो अंतर भी बहुत नज़र आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतीक अपने मूल में कहीं ना कहीं बिंब ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिंब से ही जो है प्रतीक निकला है ना। पहले प्रतीक है, फिर उसके बाद जो है बिंब है, तो कहीं ना कहीं बिंब के अंदर से ही हम प्रतीक का वर्णन करते हैं, तो वहीं से उसके मूल से ही निकला है। 9वां प्रश्न देखेंगे क्या है। तो 9वां प्रश्न है हमारे पास, डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा ने किसे रेखा चित्र का जनक माना है? पहला ऑप्शन है पद्य सिंह शर्मा को, दूसरा है रामविलास शर्मा को, तीसरा है भूषण को, चौथा है प्रभाकर श्रोत्रिय को।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है पद्य सिंह शर्मा। तो फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है, जिनका करेक्ट आंसर ये है डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्य सिंह शर्मा रेखा चित्र को ही जनक माना है। 10वां प्रश्न क्या है देख लीजिए, असेशन क्या है, रीजन क्या दे रखा है, स्थापना क्या है, इसमें बता रखा है कि मानव समाज की असीमितता को कायम करना, सुरक्षा देना मिथक का प्रयोजन है। मिथक का प्रयोजन है, ठीक है। और तर्क क्या देते हैं, क्योंकि मानव को सत्रांश, यहाँ पे सत्रास आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मानव को संत्रास व व्यर्थता बोध से छुटकारा दिलाना मिथक के प्रयोजन है। तो ये लाइनें दे रखी है, तो बताना है कि असर्शन और रीजन क्या सही है, क्या दोनों गलत है, क्या ए सही आर गलत है, क्या आर सही ए गलत है, तो बताना है। तो पहला उन्होंने बोला मानव समाज की असीमितता को कायम करना, सुरक्षा देना मिथक का प्रयोजन होता है। मिथक का कार्य, प्रयोजन मतलब एक उनकी तैयारी होती है, वो तैयार करते हैं, वो प्रयोजन करते हैं उसका। मानव को संत्रास और व्यर्थता बोध से छुटकारा दिलाना भी मिथक का प्रयोजन होता है। तो क्या दोनों बातें सही है, गलत है, क्या है? सबसे पहले हमें प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आता, इसी वजह से हम लोग गलत आंसर कर देते हैं। बट वही चीज़ है कि जब आप पढ़ते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको पढ़ने की भी एक आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। पढ़ने का भी एक आपको बार बार आपका एक रूटीन बन जाएगा, तो आपको ईजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा तकलीफ जो है वो नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है। एक प्रैक्टिस बनी रहती है तो जल्दी हो जाती है हर चीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ए आर, दोनों सही, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, ग्रामीण चेतना के निबंधकार नहीं है। ग्रामीण चेतना के निबंधकार नहीं है बोला है उन्होंने, तो फोकस करेंगे थोड़ा ध्यान क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है बुरे फंसे, दूसरा है हंसते हैं रोते हैं, तीसरा है सुनो देवता, चौथे हैं मैंने कहा। बताइए चारों में से क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुनो देवता, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां प्रश्न है स्वर्ग की झलक एकांकी का प्रकाशन हुआ 1937 में, 1938 में, 1974 में, 1975 में। देखिए थोड़ा टाइम तो आपको मुझे देना पड़ रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी आगे आगे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो हमें लेना ही पड़ता है। प्रश्न आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं आता उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1938, तो जिसका आंसर सेकंड वाला है बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न है हमारा। 13, चीड़ों पर चांदनी प्रकाशन वर्ष कब हुआ? चीड़ों पर चांदनी का प्रकाशन वर्ष क्या है या कब है? तो क्या है प्रकाशन वर्ष बताएंगे आप लोग। पहला है 1964, दूसरा है 1971, 1996, 1985। प्रकाशन वर्ष बताना है। तो यहाँ पर आंसर है 1964, तो 1964 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 14वां प्रश्न है आधुनिक रूसी कविता 1921 पुस्तक के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? बोरिस, रोमन, जैकोबसन, विक्टर या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका करेक्ट आंसर है रोमन जैकोबसन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक रूसी कविता 1921 पुस्तक के लेखक जो थे रोमन जैकोबसन थे। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, स्थापना बिंब का आविर्भाव कल्पना से होता है, और रीजन क्या देते हैं, क्योंकि बिंब विधान कला का क्रिया पक्ष है। तो क्या ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए सही आर गलत है, या आर सही ए गलत है? तो उसका करेक्ट बताना है। बिंब का आविर्भाव कल्पना से होता है, वो बोल रहे बिंब का जो पूरा मेन है वो कल्पना से होता है। और दूसरे रीजन क्या बता रहे, क्योंकि बिंब जो विधान है वो कला की कृति जो है, कला की क्रिया पक्ष होता है, कला का कला ही होती है वो पूरी की उसको उस तरीके से वो दिखाता है। तो एक तरीके से दोनों बात सही है, तो ए और आर दोनों सही बोला है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्पना बिंब वही तो है, क्योंकि बिंब भी तो एक हमारे सामने एक रूप दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा, तभी तो हमारे सामने एक इमेजिनेशन हम करते हैं उस चीज़ को, जो भी कविताओं में दिखाया जाता है लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा, उसको हम एक जो है बिंब के द्वारा जो है देखते हैं। तो वो एक तरीके से कल्पना ही तो है। अगर हम कवि की भी देखें तो कवि की भी वो कल्पना ही तो है, और उसी को वो हमें दिखाने के लिए बिंबों का प्रयोग करता है। 16वां प्रश्न देखो क्या है। 16वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में उनकी आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है? तो आलोचना विधा की रचना बतानी है कि कौन कौन सी है जिसमें उनकी आलोचना हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहे हैं। तो पहला है कालिदास की निर्कुशता कविता कलाप, दूसरा है कविता कलाप कुमार संभव सार, तीसरा है कालिदास की निर्कुशता कालिदास और उनकी कविता, चौथा है कविता कुमार संभव सार कालिदास की निर्कुशता और कविता कलाप। तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न में मैं देख रही हूँ कि बच्चे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, क्योंकि ऐसे टाइप के प्रश्नों में वो इतने करेक्ट आंसर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनुक्रम याद नहीं कर रखा है। ठीक है, उनकी रचनाएं याद नहीं कर रखी है, जो भी लेखक है, ठीक है, आलोचक है, उनकी रचनाएं याद नहीं कर रखी है, इसी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। और यही चीज़ को अगर आप करेक्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कालिदास की निर्कुशता कालिदास और उनकी कविता। तो ये दो ऐसी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जिसमें उनकी आलोचना विधा की जो है आलोचना विधा पूरी दिखा रखी है। ठीक है, तो एक तरीके से आलोचनाएं उसमें कर रखी है। तो कालिदास की निर्कुशता और कालिदास और उनकी कविता, तो याद रखेंगे इसे, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में बार बार ये पूछा गया है। उसके बाद 17वां प्रश्न हमारा क्या है, परछाई और प्रकाश के लेखक हैं। तो परछाई और प्रकाश के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, भगवती चरण, विष्णु प्रभाकर या चतुरसेन। तो बताइए चारों में से क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विष्णु प्रभाकर। तो जिसका आंसर थर्ड वाला है विष्णु प्रभाकर बिल्कुल करेक्ट है। परछाई और प्रकाश के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। 18वां प्रश्न देखेंगे, फंतासी का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। फंतासी का प्रारंभिक रूप मिलता है किसमें? पंचतंत्र की कहानियों में, यूनान की कहानियों में, रूस की कहानी में या मिस्र की कहानियों में। तो बताइए कहाँ मिलता है फंतासी का प्रारंभिक स्वरूप।
तो इसका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र की कहानियों में। तो फंतासी का प्रारंभिक स्वरूप पंचतंत्र की कहानियों में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तो 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है हमारा असंगत है। हमें बताना है कि असंगत कौन सा है। तो पिकनिक, गिरजा माधुर, 10 बजे रात, विष्णु प्रभाकर, दायरे, जिनेन्द्र, दूसरा दरवाजा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इन चारों में से असंगत बताना है कौन सा है। बताइए बताइए आंसर। दायरे। तो इसका आंसर है दायरे, जिनेन्द्र। यह असंगत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 20वां। यह होमवर्क के लिए है आपके, कि पता भी तो करना है कि दायरे जो है वो किसके द्वारा रचित है। इसीलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। थोड़ा काम आपको भी देना, नहीं तो आप बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव का दूसरा संस्मरण संग्रह है। राजेंद्र यादव का दूसरा संस्मरण पूछ रहे हैं। ठीक है। वे देवता नहीं, दूसरा औरों के बहाने, वे जो बोल गए, और चौथा है सुमिरन के बहाने। दूसरा संस्मरण पूछ रहे हैं तो पहला भी याद कर लेना साथ में। समझ रहे हो? यही तरीका है हर एक तरीके से प्रश्न को याद करने का, क्योंकि इसी तरीके से यूजीसी में पूछे जाते हैं। बताइए इसका आंसर। राजेंद्र यादव का दूसरा संस्मरण संग्रह है, कौन सा है? वे देवता आएगा यहां पर। ठीक है, वे देवता नहीं। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है वे देवता नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, रूपन बाबू किस उपन्यास के पात्र है? रूपन बाबू किस उपन्यास के पात्र है? आपका बंटी, धरती धन्ना अपना, राग दरबारी, मैला आंचल। रूपन बाबू, प डबल पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, एक आधा और एक पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर है राग दरबारी। राग दरबारी में ही रूपन बाबू है। ठीक है। अगला प्रश्न है 22वां, राग दरबारी का नाट्य रूपांतर हुआ। राग दरबारी को नाट्य रूपांतर भी किया गया, नाटक में भी कन्वर्ट किया गया। राग दरबारी का नाट्य रूपांतर हुआ किसमें? सारी रात, रंग महल, रंगनाथ की वापसी, रज्जत शिखर। बताएंगे क्या करेक्ट आंसर है? राग दरबारी का नाट्य रूपांतर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है रंगनाथ की वापसी। तो राग दरबारी का नाट्य रूपांतर जो किया गया वो रंगनाथ की वापसी में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है 23वां, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया। तो किनके द्वारा दिया गया ये बताना है। क्या सिद्ध सामंत युग नाम जो दिया गया साहित्य के आदिकाल के, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, शिव प्रसाद सिंह, राहुल साकेत्यान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, राहुल साकृत्यान। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं उनके साहित्य की भाषा कैसी है? लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, प्राकृत और पाली। तो आपको मैंने भाषा करवा रखा है, भाषाओं में मैंने अच्छी तरीके से आपको भाषाएं समझा रखी है, किसकी डिवीजन कैसे है वो सब मैंने आपको बता रखा है। आधुनिक आर्य भाषा सब कुछ आपको सिखा रखा है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कैसी है, मैंने शायद पढ़ाते समय बताया भी था कि बौद्ध धर्म की जो है कौन सी भाषा जो है यूज की जाती है। तो जिन्होंने क्लास अटेंड की है वेल एंड गुड। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, मेरी जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई है, इसका आंसर बता देती हूँ पहले। इसका आंसर है पाली। ठीक है, तो इसका आंसर है पाली। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली भाषा है। तो जिन्होंने मेरी क्लास को अटेंड नहीं की, जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने यूनिट वाइज सारा का सारा आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया है। और तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने नहीं किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वे सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी मेरी प्रीवियस क्लासेस हुई है उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाषा की बात आ गई तो आप भाषा वाला टॉपिक वहाँ पर भाषा पे जाकर, काव्य शास्त्र में भाषा पे जाकर आप भाषा की जो है टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्नों से भी कई बार हमें उन टॉपिक्स को क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है, तभी वो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि अपकमिंग क्लासेस का भी आपको पता चले। और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं 25वां प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा भाग शुक्ल जी के निबंध कविता का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध कविता में से है? तो काव्य का व्यवहार, सौंदर्य, चमत्कारवाद या भावात्मकवाद या भावात्मकता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भावात्मकता। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध कविता है उसका बताना है कि भाग रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता का है। तो कौन सा भाग है? तो वो भावात्मकता जो है वो वाला भाग है। उसके बाद 26वां प्रश्न क्या है? उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उच्छृंखलता जो है पशु की प्रवृत्ति होती है, स्वयं का बंधन होता है और मनुष्य का स्वभाव है। स्वयं का बंधन तो मनुष्य का स्वभाव ही है। यह किसकी पंक्तियां है? उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति होती है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, पूर्ण सिंह की, प्रताप नारायण मिश्र की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो उच्छलन पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वरूप है। यह किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। इसे याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ भी लिया जाता है। अगला प्रश्न है 27वां। क्या है 27वां प्रश्न? किसने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा।
किसने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा है? विश्वनाथ तिवारी जी ने, कुबेर नाथ राय ने, विद्यानिवास मिश्र ने, विवेकी राय ने। तो इसका करेक्ट आंसर है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न, कविता क्या है निबंध निगम में से निम्न में से किस में संग्रहित है? कविता क्या है आपको पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो कविता क्या है निबंध निम्न में से किस में संग्रहित है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। हाँ जी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चिंतामणि भाग 1। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगले हमारे लास्ट के 2 प्रश्न हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किसने हिंदुस्तानी का नारा जो है दिया था? इनमें से किसने हिंदू और हिंदुस्तानी का नारा दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने, रामविलास शर्मा जी ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से हिंदुस्तान का जो नारा है वह किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न हमारा, निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध किसको कहना चाहिए? जिसमें व्यक्तिगत अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या कुबेर नाथ राय जी का? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत जो विशेषता होती है। या यह कथन किसका बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया। आई होप दोस्तों आपको ये 30 क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगली क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपरेशन करके बैठना है। सो प्रिपेयर होकर आप लोग बैठेंगे। और क्या प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया। यूनिट 9 है हमारी जो निबंध वाली, वो आप प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैंने क्लास दी थी वो क्लास देखेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। उसी से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है वो लेकर आऊँगी और उसे फिर हम करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो। ठीक है, और इसी तरीके से हम 2-3 दिन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी और टाइम भी हमारे पास कम रह जाएगा। तो फॉर्म की लास्ट डेट 30 मई है। आई होप आप सभी के सभी फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज विद यू। एंड मुझे जो है आप लोग फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरी आईडी है RADHEY राधे JYOTI ज्योति। फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है, उसमें फिलर फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको जल्दी मिल जाऊंगी। एक मेरी पर्सनल आईडी है और एक फिलर फॉर्म वाली आईडी है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और अब ये टाइम है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क कीजिए जिससे आपकी फुल्ली रिवीजन भी हो जाए। सारे सेक्शन आपके ए सेक्शन में होने चाहिए, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके ए सेक्शन में होने चाहिए, जैसे मैंने आपको सेक्शन डिवीजन सिखाई है।
ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हो, और लेट्स सी एंड स्मार्ट वर्क करना है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।